ठंड में ननद के ससुराल का खाना भी बहू बनाएगी। अरे नेहा, तुम यहाँ? हाँ भाभी, ठंड कितनी ज्यादा हो रही है ना, इसीलिए सोचा आपसे मिलने आ जाऊं। वैसे आप खाना बनाने जा रही हो? हाँ, ठंड तो हो रही है इसलिए सोचा कि थोड़ा जल्दी खाना बना लूं। वैसे आज मैं खाने में कढ़ी चावल बना रही हूँ। क्या? कढ़ी चावल? ये तो मेरे फेवरेट है। अच्छा भाभी, आप जब खाना बना ही रही हो तो मेरे ससुराल वालों के लिए भी बना देना ना, उन्हें भी कढ़ी चावल बहुत पसंद है और मेरी आज हिम्मत नहीं हो रही है खाना बनाने की। हाँ हाँ नेहा, क्यों नहीं। अरे वाह, मेरी भाभी कितनी आसानी से मान गई। आइडिया, अब पूरी सर्दी में इनसे ही खाना बनवाऊंगी। अब नंद के मायके वालों के लिए खाना बनाएगी मेरी भाभी। मजा आ गया। ये कहानी है निकिता और नेहा की। नेहा, जो कि निकिता की नंद है, उसकी शादी अपने ही मोहल्ले में 2 घर छोड़कर हुई थी, यानी बगल में ही नेहा का ससुराल था। बस इसीलिए जब भी नेहा का मन करता वो अपने मायके आ जाती। अब ऐसे ही ठंड बढ़ती जाती है और बढ़ती ठंड की वजह से नेहा को खाना बनाने में आलस आता है, इसलिए वो अगले दिन भी निकिता ठंड में कांपते हुए अपने मायके आती है। अरे बेटा, आज तू फिर यहाँ आ गई, सब ठीक तो है? हाँ माँ, सब ठीक है, बस ठंड ज्यादा हो रही है। अच्छा, आज भाभी ने क्या बनाया है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। नंद जी, आज मैंने पूरी सब्जी बनाई है। क्या? पूरी सब्जी? आपके हाथों की पूरी सब्जी खाए तो जमाना हो गया। भाभी, थोड़ा सा खाना दे दो ना, मैं अपने ससुराल वालों को भी खिलाना चाहती हूँ, ताकि उनको भी पता चले आप कितना अच्छा खाना बनाती हो। क्या सबके लिए खाना दूं? पर मैंने इतना नहीं बनाया। नहीं बनाया तो दोबारा बना लेना बहू, इसमें इतना सोच क्या रही है, एक ही तो तेरी नंद है। अर्चना के बोलने पर बेचारी निकिता मुंह बनाकर सारा खाना अपनी नंद को दे देती है और अपने ससुराल के लिए फिर से खाना बनाती है। ये अच्छा है, नंद जी का खुद तो खाना बनाती नहीं है और अब उनके परिवार के लिए भी खाना बनाऊं मैं। 2 घंटे लगकर खाना बनाया था, सारा ले गई चुड़ैल। अब इसी तरह हर रोज किसी न किसी बहाने से आकर नेहा अपनी भाभी से अपने ससुराल का खाना बनवा लेती है। ऐसे ही एक दिन, माँ, आज ना मुझे बहुत ठंड लग रही है, हाथ पैर में सूजन आ चुकी है, बिस्तर से उठा नहीं जा रहा। भाभी को बोलो ना, मेरे ससुराल वालों के लिए आज भी खाना बना देंगी। हाँ, आज ना सबका पालक पनीर खाने का मन है, वो बनवा देना। हाँ बेटा, तू फिक्र मत कर, बहू तेरे ससुराल वालों के लिए बना देगी पालक पनीर। निकिता बहू, अपनी नंद के ससुराल वालों के लिए पालक पनीर बना ले। पर क्यों माँ जी, पिछले कुछ दिनों से नंद जी के ससुराल वालों के लिए इस कपकपाती ठंड में मैं ही खाना बना रही हूँ। बहू, वो तेरी नंद है, तू अपनी नंद के लिए इतना नहीं कर सकती। और इस ठंड में नंद के ससुराल वालों के लिए खाना तो बहू ही बनाएगी। अब तू चाहे हंस के खाना बनाए या रोकर, खाना तो तुझे ही बनाना होगा। अर्चना की ये बात सुनकर निकिता को बहुत गुस्सा आता है और वो सब्जी काटना छोड़कर सीधा कमरे में जाती है और कंबल में बैठकर अपने पति से बोलती है, तुम बस यहाँ पूरे दिन कंबल में बैठकर ऑफिस का काम करते रहना, माँ जी को मत समझाना। अरे अब क्या हो गया? अरे ठंड क्या सिर्फ तुम्हारी बहन को लगती है, मुझे नहीं लगती। जब मैं अपने ससुराल के लिए खाना बना सकती हूँ तो मेरी नंद क्यों नहीं बना सकती? माँ जी बोलती हैं कि नंद के ससुराल का खाना भी बहू बनाएगी, आखिर मैं क्यों बनाऊं? अरे यार, खाना ही तो बनाना है, बना दो ना। इतनी सी बात के लिए मुझसे क्यों लड़ रही हो? तुमसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। निकिता नाराज होकर रसोई में जाती है और बर्तनों को पटकते हुए पालक पनीर बनाकर अपनी नंद के घर देने जाती है और अपनी नंद से बोलती है, ये आज आखिरी दिन है, इसके बाद मैं तुम्हारे ससुराल वालों के लिए खाना नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ठंड मुझे भी लगती है। इतना बोलकर निकिता अपने घर आती है और इस बारे में नेहा अपनी माँ को बताती है, जिसके बाद अर्चना अपनी बहू को खरी खोटी सुनाने लगती है। बहू, लगता है तेरे मायके वालों ने तुझे संस्कार नहीं दिए हैं। भला कोई ऐसे अपनी नंद से बात करता है? और रही खाना बनाने की बात, तो अब जब तक ठंड है तब तक अपनी नंद के ससुराल वालों का खाना तू ही बनाएगी। अर्चना, जो तुम कर रही हो वो बिल्कुल सही नहीं है। तुमने अपनी बेटी की शादी कर दी है, उसकी भी कुछ जिम्मेदारी है। वो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और कुछ दिन की ही तो बात है। अगर बहू अपनी नंद की थोड़ी सी मदद कर देगी तो इसमें दिक्कत क्या है? अर्चना अपने पति की भी नहीं सुनती और अपना फैसला सुनाकर चली जाती है। अब न चाहते हुए भी बेचारी निकिता को ठंड में कांपते हुए न सिर्फ अपने ससुराल वालों के लिए बल्कि अपनी नंद के ससुराल वालों के लिए भी उनका फेवरेट खाना बनाना पड़ता है। ऐसी एक दिन जब निकिता खाना लेकर अपनी नंद के पास पहुंचती है तो देखती है कि नेहा के ससुर, सास, पति और नंद सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर उसका इंतजार करते हैं। तभी आशा कहती है,
अरे बेटा, तुम क्यों रोज रोज इतना सारा खाना बना लेती हो? ऐसे ही रहा तो तुम्हारी नंद आलसी हो जाएगी। अरे सासू माँ, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? आप बस खाना खाओ मेरी भाभी के हाथों का और मजे लो। वैसे जो भी हो भाभी, आपके हाथों में बहुत स्वाद है। थोड़ा अपनी नंद को भी सिखा दीजिए ना। अरे मैं क्यों मेहनत करूं जब भाभी इतना अच्छा खाना बनाती हैं तो? बेचारी निकिता कुछ ना कहकर वहां से चली जाती है और अपने घर आती है, जहां विनोद उसे परेशान देखकर उससे बात करता है। बहू, तेरी सास और नंद ऐसे नहीं सुधरने वाले। अब तुझे ही कुछ करना होगा। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तू कल खाना बनाने के समय बाहर चली जाना और सीधा 10 बजे आना। बाकी मैं संभाल लूंगा। विनोद के कहने पर अगले शाम बिना किसी को बताए निकिता घर से बाहर चली जाती है। अर्चना और उसका पूरा परिवार के साथ नेहा का ससुराल भी 8 बजे तक खाना खा लेता था, पर आज 9 बज चुके थे, पर अब तक खाना नहीं बना था, जिस वजह से नेहा अपने मायके आती है। भाभी कहाँ है माँ? अब तक खाना लेकर नहीं पहुंची वो मेरे घर। अरे पता नहीं बेटा, तेरी भाभी कहाँ भाग गई। 9 बज गए पर उसका आता पता नहीं है। और तू तो जानती है मुझे बुढ़िया से इस उम्र में खाना नहीं बनता। आजा तू ही खाना बना ले। क्या इतनी ठंड में मैं खाना बनाऊं? अरे खाने के नाम पर तू ऐसे रो रही है जैसे कि हम तुझसे गधा मजदूरी करवा रहे हो। अपने मायके वालों की बात सुनकर नेहा मुंह बनाकर दोनों परिवार के लिए खाना बनाती है। वहीं आज नेहा के ससुराल वाले भी उसके मायके आ जाते हैं खाना खाने, और जैसे ही दोनों परिवार खाने के लिए बैठते हैं वैसे ही निकिता भी आ जाती है और अपने सामने खाना देखकर बहुत खुश होती है। अब अगले दिन निकिता अपनी नंद के घर जाती है और खांसते हुए अपनी नंद से कहती है, नेहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरी वजह से घर में सबको फ्लू हो गया है। ऊपर से सिलेंडर भी खत्म हो गया। आज खाना तुम बना दो। हाँ, भाभी इतनी ठंड में मुझसे खाना नहीं बनेगा, आप मेरे घर में आकर खुद बना लो। बहू, तेरी भाभी भी तो हमेशा खाना बनाती है। अगर एक दिन तू बना लेगी तो क्या चला जाएगा? और वैसे भी उसकी तबीयत खराब है। बहू तू अपने घर जा, आज भी तेरी नंद सबके लिए खाना बनाएगी। आशा की बात सुनकर निकिता अपने घर चली जाती है, पर नेहा जैसे ही रसोई में जाकर पानी छूती है उसे इतनी ज्यादा ठंड लगती है कि वो चिल्लाते हुए अपने मायके आती है। इतनी ज्यादा ठंड हो रही है, मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है आप लोगों का। भाभी आप अपने ससुराल वालों के बारे में खुद सोचो, मैं नहीं बनाने वाली आप लोगों के लिए खाना। बेटा तू क्यों नहीं बना सकती हम लोगों के लिए खाना? तेरी भाभी भी तो बनाती थी। भाभी बनाती थी तो बनाए, मुझे मतलब नहीं है, पर मैं इतनी ठंड में इतना खाना नहीं बना सकती। आप लोग बाहर से खाना खा लो। अरे देख रही हो अर्चना, एक दिन तुम्हारी बेटी के ऊपर खाने की जिम्मेदारी क्या आई, वो तो हम लोगों के ऊपर चिल्लाने लगी। इसीलिए कहता था बेटी की शादी करने के बाद उसे उसके घर में रहने दो, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी और जबरदस्ती बहू से नंद के ससुराल वालों के लिए खाना बनवाया। आज ये उसी का नतीजा है कि हम सबकी तबीयत खराब है और फिर भी तुम्हारी बेटी हम लोगों के लिए खाना बनाने को तैयार ही नहीं है। शर्म करो नेहा बेटा, और कुछ सीखो अपनी भाभी से। भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि मेरी बहू कहकर रोज खाना बनवाती है अपनी भाभी से। जितनी गलती अर्चना बहन की है उतनी ही गलती मेरी भी है। अब चाहे ठंडी हो या गर्मी, हमारे घर की बहू हमारे लिए खुद खाना बनाएगी। उस दिन नेहा और अर्चना दोनों ही परिवार के सामने खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस करती हैं, जिसके बाद फिर कभी निकिता अपनी नंद के ससुराल वालों के लिए खाना नहीं बनाती। चलो कपड़े तो सारे धुल गए हैं, अब सूखने के लिए डाल देती हूँ, वरना तो बेसमेंट में कपड़ों में से बदबू भी आने लगी थी। यहाँ पर तो कोई तार भी नहीं है, खुद ही सब करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, वैसे भी जब यहाँ पर रह रहे हैं तो ये सारी चीजों की तो जरूरत भी लगेगी। आज नहीं तो कल मुझे तार लगानी ही पड़ती, तो आज ही सही है। अरे अरे ये क्या कर रही हो तुम? किसे पूछकर तुम यहाँ पर कपड़े सुखाने आ गई हो? अरे यहाँ पर कपड़े सुखाने ही पड़ेंगे ना, नीचे बेसमेंट में तो कपड़े सूख नहीं सकते। इस सोसाइटी में ऐसे ही कोई भी कपड़े नहीं सुखा सकता है। सब अपने अपने फ्लैट की बालकनी में सुखाते हैं और तुम्हें बस कम पैसों की वजह से बेसमेंट में रहने की जगह मिली है। जो तुम्हें जो भी काम करना है बेसमेंट में ही करना पड़ेगा। लेकिन कम ही सही, पर पैसे तो हम भी दे रहे हैं, तो चीजों का इस्तेमाल हम भी करेंगे। और आप खुद बताइए ना, बेसमेंट में कोई कपड़े कैसे सुखा सकता है? मैंने तुम्हें बेसमेंट में रहने दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ से निकाल नहीं सकता।
भाई बेसमेंट में कैसे कपड़े सूखेंगे? ये मेरी परेशानी नहीं है, ये परेशानी तुम्हारी है। यहाँ से हटाओ नहीं अपने कपड़े और बेसमेंट से बाहर तभी निकलना जब कोई काम हो। ऐसा भी क्या हो गया था कविता कि बेसमेंट में रह रही थी। बेसमेंट में रहने वाला परिवार आपने पहली बार ही देखा होगा किसी ने, लेकिन बेसमेंट में रह क्यों रहे थे और क्या परेशानी थी, ये जानने के लिए हमें बेसमेंट की कहानी में पीछे जाना पड़ेगा। अब हमारा गांव में कुछ नहीं हो सकता, हमारे पास जमीन भी नहीं है। गांव में रहने से बस हमारी मुश्किलें ही बढ़ रही हैं। मुझे यही लगता है कि अब हमें शहर चले जाना चाहिए। बेटा तू सही कह रहा है, मैं भी तेरी बात से सहमत हूँ। वैसे भी इतने सालों से हम गांव में रह रहे हैं, गांव में रहकर हमारा कुछ भला ही नहीं हो सका। हम जहाँ थे वहीं पर हैं, अब भी किराए के घर में ही रह रहे हैं। अरे जब हमें किराए के घर में ही रहना है तो शहर ही चले जाते हैं। शहर में कम से कम कोई नौकरी तो मिल जाएगी ना। माँ तभी तो मैं कह रहा हूँ कि हमें शहर चले जाना चाहिए। जब सबकी रजामंदी शहर जाने में ही है तो हम क्यों ही इस बात के लिए इतना सोच रहे हैं। हम अब कल ही शहर चले जाते हैं। मुश्किलों का सामना तो हमें हर जगह ही करना है, तो शहर में ही रहकर कर लेंगे। क्या पता शहर में कुछ हमारे लिए अच्छा हो। अगले ही दिन ट्रेन से सब शहर आ जाते हैं। शहर आने के बाद पूरा परिवार इधर उधर भटकता है। यहाँ पर तो हमारे सर पे छत भी नहीं है, मौसम भी बदल रहा है यहाँ, ऐसे में हम कहाँ जाएंगे? हाँ मोहित बेटा, यहाँ पर तो हम किसी को जानते भी नहीं है, कोई नौकरी भी नहीं है। हम आ तो गए जोश जोश में शहर, लेकिन मुझे यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या होगा। आप सब लोग इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? जब तक हम गांव में थे तब तक भी तो कुछ नहीं हुआ था ना, और क्या ही हो जाएगा इससे बुरा हमारे साथ। मोहित और कविता दोनों ही काफी जगह काम की तलाश करते हैं, रहने की बात करते हैं। भैया हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है, काम भी नहीं है। आप अगर मुझे कोई काम दिला सके तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। हम 20 लोगों का परिवार है, रहने की जगह का इंतजाम भी कर लेंगे। आप बस काम दिला दीजिए। ठीक है, इस बिल्डिंग में साफ सफाई का काम कर लो, और तुम्हारे परिवार में भी कोई होगा आदमी जो गाड़ियां वगैरह साफ करना जानता हो तो वो भी कर सकता है। हाँ जी बिल्कुल, मेरे पति है ना, वो कर लेंगे। भैया आपने हमारी इतनी मदद की है, अगर आप हमारे लिए कोई रहने की जगह का भी इंतजाम कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं सीधी बात करता हूँ, यहाँ पर जो बेसमेंट है वहाँ तुम रह सकती हो। कोई मुझसे सवाल जवाब नहीं करेगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे। बेसमेंट में? हाँ, अब तुम देख लो तुम्हें रहना है या नहीं, मैंने तो बता दिया। भैया यही बहुत है, हम रह लेंगे बेसमेंट में। कविता तुरंत अपने परिवार को सारी बातें बताती है। अभी हमारे सिर पर छत नहीं है, इसलिए हम बेसमेंट में भी रह लेंगे। कुछ काम भी मिल लिया है, ये बहुत है हमारे लिए। चलिए फिर हम सब अपना सामान लेकर चलते हैं। पूरा परिवार अब बेसमेंट में ही रहने लगता है। अरे इस बेसमेंट में तो आवाज गूंज रही है। बेसमेंट में आवाज गूंजेगी ही, क्योंकि ये जमीन के अंदर बना होता है और काफी समय से खाली भी है। कितना छोटा सा बेसमेंट है यहाँ, हम लोग 20 लोगों का परिवार कैसे रहेगा? बहुत सड़क पर रहने से अच्छा है कि हम यहाँ पर रह लें। माँ जी आप सब लोगों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। मैं सबका बिस्तर लगा देती हूँ। 2 दिन से हम शहर में बस भटक रहे हैं। अब कोई ठिकाना मिला है तो सब लोग थोड़ा आराम कर लेते हैं। एक शाम कविता की दादी सास अनुराधा जोर जोर से सांस लेने लगती हैं। बहू जल्दी से मुझे बाहर लेकर चल, मुझे यहाँ सांस नहीं आ रही है, मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही है। चल जल्दी से यहाँ से। बहू तेरी दादी सास की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चल जल्दी से हम इन्हें खुली हवा में लेकर चलते हैं, यहाँ दम घुट रहा होगा इनका। भगवान का शुक्र है कि मैं बच गई, वरना तो मुझे लगा कि मैं आज ही भगवान को प्यारी हो जाऊंगी। दादी जी आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे मरे आपके दुश्मन। बहू मैं तो चाहती हूँ मेरे दुश्मन ही मरे, लेकिन बेसमेंट में रहना आसान नहीं है। कुछ दिनों बाद रात में सब सो रहे होते हैं कि तभी अचानक से बेसमेंट में पानी भर जाता है। भैया देखो ना, यहाँ पर पानी भर गया है, अब हम कैसे सोएंगे? हे भगवान, अब क्या होगा? कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, मैं अभी पानी साफ कर देती हूँ। देखिए बेसमेंट में रह रहे हैं तो ये परेशानियां तो होंगी ही ना। यहाँ पानी का रास्ता ब्लॉक हो गया होगा, मैं उसको साफ कर देती हूँ, पानी चला जाएगा। भगवान मेरे परिवार को और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पूरा परिवार जैसे तैसे सो जाता है। अगली सुबह ऋतु बेसमेंट में ही बैठी होती है। यहाँ पर कितना खराब है रहना, कहीं आओ जाओ भी नहीं। भाभी से बात करूं क्या? भाभी हम कहीं बाहर चलते हैं ना,
मैं यहाँ पर सच में बहुत तंग हो गई हूँ। हम कहीं बाहर भी नहीं जा सकती, बाहर जाना मना है, और यहाँ पर कोई इंसान कैसे रहे। मैं समझ रही हूँ रितु तुम्हारा मतलब, मैं भी परेशान हो जाती हूँ। वो तो मुझे थोड़ा बहुत काम रहता है इसलिए मैं चली जाती हूँ, लेकिन तुम लोगों को तो यहीं पर रहना पड़ता है ना। एक काम करते हैं, अभी घर का सामान खत्म हो गया है तो लेकर आ जाते हैं। काम की वजह से ही कविता अपने परिवार को बेसमेंट से कभी कभी बाहर घुमा लाती थी, लेकिन सब बेसमेंट में रहकर परेशान होने लगते हैं। अरे बहू, कब तक हम इस बेसमेंट में रहेंगे? मैं तो तंग आ गया हूँ, यहाँ मुझे और नहीं रहना। 20 लोगों का परिवार है, हाथ पैर फैलाने की जगह भी नहीं है। थोड़ा सा खाना खाने के बाद मैं बाहर टहलने भी नहीं जा सकता हूँ। दादाजी, आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? आप तो सब जानते हैं ना, 20 लोगों का परिवार है, हमें भी पता है। 20 लोगों के परिवार के लिए हम कर रहे हैं ना मेहनत, थोड़ा तो समय दीजिए। आप भी थोड़ा शांत हो जाइए, बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? हर कोई बेसमेंट में रहकर परेशान हो गया था। दिन के समय कविता कपड़े सुखाने जाती है। अरे भैया, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? 20 लोगों का परिवार है हमारा, और कपड़े सुखाने के लिए थोड़ी सी जगह तो चाहिए ना। अब 20 लोगों के कपड़े बेसमेंट में तो नहीं सूख सकते ना। ठीक है, एक काम करना, रात के समय यहाँ कपड़े सुखा लेना, तब कोई नहीं आता है। कविता को रात के समय ही बेसमेंट से बाहर कपड़े सुखाने को मिलते हैं। कुछ दिनों बाद मोहित खुशी खुशी घर आता है। सरकार की नई योजना आई है जिसमें हमें घर मिल सकता है, लेकिन आधे पैसे हमें भी मिलने पड़ेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ बुआ, ये सच में बहुत अच्छी बात है। मैं ये सोच रहा हूँ 6 महीने का समय है, हम पैसे जमा कर लेंगे। हाँ, चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। मैं भी आपके साथ खूब मेहनत करूंगी। और हम भी। अब पूरा परिवार अपने घर के लिए मेहनत करने लगता है, कंजूसी करने लगता है, बचत करने लगता है। इसी के साथ मोहित रजिस्ट्रेशन भी करवा लेता है, जिसके बाद 6 महीने बाद उन्हें अपना घर मिल जाता है। ये भले ही छोटा है, हम 20 लोगों को यहाँ पर रहने में काफी दिक्कतें भी होंगी, लेकिन पहली बार अपनी छत होने का एहसास कैसा होता है ये महसूस कर पा रहा हूँ। और ये सब हमारी बहू की वजह से हुआ है। सच कहते हैं, बहू घर की लक्ष्मी होती है। बस बेसमेंट में हम रह रहे थे, सबको कितनी दिक्कत हो रही थी, हम वहां से अब अपने घर में आ गए। मेरे लिए यही बात काफी है। इसी के साथ जो परिवार शहर में आकर बेसमेंट में रहने लगा था, अब उनके पास अपनी छत होती है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।